मेरा व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मुझे अपने आत्मसम्मान से बड़ा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मदद की उम्मीद जिस दोस्त से थी, उसी ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उसने कहा कि अगर मैं अपने सारे कर्ज से मुक्ति चाहता हूँ, तो उसे मेरी पत्नी के साथ एक रात गुजारने की इजाजत देनी होगी। दिल पत्थर करके मैंने अपनी पत्नी से बात की। उसकी आंखों में जो सवाल थे, उनका जवाब मेरे पास नहीं था। बस मजबूरी थी। वह खामोशी से तैयार हो गई। उस रात मैं होटल के पास के ही कमरे में छुप गया। दीवार में लगे छेद से जब मैंने झांक कर देखा, तो मेरे पसीने छूट गए। मेरी पत्नी उस रात काली रेशमी साड़ी में किसी परी जैसी लग रही थी। उसके खुले बाल, दूध जैसी साफ रंगत और उसका वो शांति से भरा चेहरा सब मेरे दिल को चीर रहा था। मगर उसका आज का सिंगार किसी और के लिए था, ये सोचकर मेरा सीना फटने को था। और इस पूरे मंजर का सबसे तकलीफदेह सच ये था कि मैं खुद इसका जिम्मेदार था। एक मर्द के लिए शायद सबसे बड़ा दर्द यही होता है, अपनी पत्नी का सौदा करना। मैं जानता था कि यह सौदा मेरे आत्मसम्मान को रौंद देगा, मगर कर्ज के बोझ ने मुझे मजबूर कर दिया था। बाहर दोस्त की गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर मेरी पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक रात बनने वाली थी। लेकिन शायद यही रात मुझे उस बोझ से मुक्ति भी दिला देगी, जिसने मुझे इंसान से जिंदा लाश बना दिया था। मेरी बेचैनी अब हदें पार कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे फेफड़े सांस लेने से इनकार कर रहे हों। दिल किसी अजीब सी दहशत में डूबता जा रहा था। आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, मेरी पत्नी का। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा, जिसे अब किसी और की हवस का निशाना बनने के लिए छोड़ दिया गया था। मेरी मर्जी से मुझे अपने दोस्त की शरारत भरी हंसी कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। साथ ही जैसे मेरी पत्नी की सिसकियां, उसके घुटते हुए आंसू और उसकी बेबसी दीवारों के पार से मेरे सीने को चीर रहे थे। मैं बेचैनी से तिलमिला उठा, उठ खड़ा हुआ। मेरे होश पूरी तरह जवाब दे चुके थे। सांसें इतनी तेज चल रही थी कि लगा दिल कभी भी धड़कना बंद कर देगा। अब मुझसे और सहन नहीं हुआ। मैं घर से बाहर निकल गया, सीधे उसी होटल की तरफ जहां मेरी पत्नी ले जाई गई थी। जितना मैं करीब पहुंचता गया, उतनी ही मेरी धड़कनें तेज होती गईं और मेरी आंखों में एक आग उतरती गई, जिस आग में मैं अपने दोस्त को भस्म कर देना चाहता था। रिसेप्शन पर पहुंचकर मैंने उसका नाम लिया। रिसेप्शनिस्ट ने एक अजीब मुस्कान के साथ बताया कि उसने आज के लिए गोल्डन नाइट नाम से एक स्पेशल कमरा बुक कराया है और खास हिदायत दी है कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। इतना सुनते ही मेरे भीतर की आग और भड़क उठी। ड्राइवर कुछ पैसे एडवांस में दे चुका था। मैंने कहा, मुझे उस कमरे के पास वाला कमरा चाहिए। चाबी मेरे हाथ में थी और मेरी आंखों में खून। कमरे की गैलरी अलग थी, लेकिन बीच की दीवार मुझे रोकने के लिए काफी नहीं थी। मैं धीरे धीरे उस स्पेशल रूम की गैलरी में पहुंचा। मेरी जेब में तेज धार वाला चाकू था। मेरा इरादा पक्का था, जो कुछ भी हो जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी को मैं किसी और का होते नहीं देख सकता था, भले ही कीमत मेरी जान क्यों न हो। मैंने पर्दा हटाया, शीशे के पार झांका और जैसे ही नजरें कमरे के भीतर पड़ी, मेरे कदम लड़खड़ा गए। चाकू मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। सांसें जैसे थम गईं, क्योंकि उस कमरे में मेरी पत्नी और मेरा दोस्त, हम दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। टेबल पर तरह तरह के बर्गर रखे थे, लेकिन मेरी नजरें वहां नहीं टिक रही थी। मैं बस अपने दोस्त की बातें सुन रहा था, जो बेहद सहजता से मुझे ऐसा प्रस्ताव दे रहा था, जो मेरी आत्मा तक को झकझोर रहा था। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, अच्छी तरह सोच लो, मैं मजबूर नहीं कर रहा। चाहो तो थोड़ा वक्त ले लो, लेकिन फैसला सिर्फ आज रात तक करना होगा। उसके लिए यह एक सामान्य सौदा था, जैसे रोजमर्रा की कोई लेन देन हो। लेकिन मेरे लिए यह मेरे वजूद पर एक सीधा प्रहार था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मेरी खामोशी को वो हल्के में लेकर बोला, खाना तो खा लो, पैसे नहीं लगेंगे, और सुनो, ये सब तुम्हें बड़ा लग रहा है, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहता हूँ, वहाँ ये आम बात है। मेरे कई पार्टनर तो खुद अपनी बीवियों को भेजते हैं और बदले में करोड़ों कमाते हैं। उसके शब्द मेरे कानों में जहरीले तीर बनकर चुभ रहे थे। मेरी आंखें झुकी हुई थीं और मुठ्ठियां कसकर भींची हुईं। मेरे सामने बैठा वो इंसान बर्गर खा रहा था, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। लेकिन मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें मेरा ज़मीर, मेरी गैरत और मेरी इंसानियत दांव पर थी।
मैं उस टेबल पर बैठा तो था, लेकिन जैसे मेरा शरीर सुन्न हो गया था। दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। मैं खुद से सवाल कर रहा था, क्या वाकई हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक मर्द को अपनी बीवी की आबरू का सौदा करना पड़े। मैं दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे, सिर झुकाए चुपचाप उसके जहर में डूबे शब्दों को सुन रहा था। सामने बैठा वो इंसान, जिसे कभी मैंने अपना दोस्त कहा था, आराम से बर्गर खा रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे सीने में गर्म लोहे की सलाख घुसेड़ दी हो। मैं उस टेबल पर तो बैठा था, लेकिन अंदर से जैसे मर चुका था। मेरे जहन में वो दिन घूमने लगे जब मैं बड़ी शान से कहा करता था, जिस मर्द में गैरत न हो उसे मर्द कहने का हक नहीं। और आज मैं अपनी उसी गैरत को कुचलते हुए अपनी पत्नी के नाम का सौदा सुन रहा था, वो भी अपनी ही जुबान से नहीं, बल्कि उस दोस्त की गिरी हुई सोच से। मैं सोचने लगा, जैसे समाज में कई मजबूर औरतें खुद को बेचने पर मजबूर हो जाती हैं, वैसे शायद मैं पहला मर्द बन गया था जो अपनी मजबूरी में अपनी पत्नी को बेचने के लिए तैयार हो रहा था। और वो भी कोई आम औरत नहीं थी, वो मेरी सोनाली थी। वो सोनाली जो हर वक्त पूजा में लीन रहती थी, जिसे कभी किसी गैर मर्द की नज़र तक नहीं छू सकी थी। वो सोनाली जो मेरे लिए जैसे एक देवी थी। मुझे याद है जब हम किसी शादी में जाते और वो अपने दुपट्टे से खुद को ढांप लेती, तो मैं हंसते हुए कहता, अरे यार, कब तक खुद को ढांपे रखोगी? देखो सब औरतें कैसे सज धज कर आती हैं, मेकअप से सब खूबसूरत लगती हैं, और तुम तो वैसे ही बेमिसाल हो। पर आज उसी हसीन चेहरे को, उसी पवित्र आत्मा को मैं किसी और के हाथों में सौंपने की सोच रहा था। कभी कभी मैं ही कह दिया करता था सोनाली से, काश तुम भी थोड़ा सच संवर कर चला करो, ताकि सबकी नजरें तुम पर टिक जाएं। लोग कहें, देखो सौरभ की बीवी कितनी हसीन है। और वो अपनी मासूम मुस्कान के साथ मेरे गले में बाहें डालकर कहती थी, मेरा हुस्न सिर्फ आपके लिए है सौरभ। मैं क्यों चाहूं कि लोग मुझे देखें? मेरी चाहत तो यही है कि मुझे आपकी नजरों के सिवा कोई और देखे ही ना। उसकी वो बात आज भी मेरे दिल के किसी कोने में साफ गूंज रही थी, जैसे वो यही कहीं पास हो। याद आते ही मेरी आंखें भर आईं। दर्द का ऐसा सैलाब उठा कि दिल की सारी दीवारें तोड़ गया। मैं कैसी पत्नी का सौदा करने जा रहा था? वो जो मेरी मोहब्बत को खुदा की तरह पूजती थी। नहीं, ये मुमकिन नहीं था, ये सब मैं नहीं कर सकता। मेरे दिल की चीख अब जुबान पर आ चुकी थी, नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे बगल में बैठा वो दोस्त, जो अभी तक बर्गर को उठाकर खाने ही वाला था, मेरी आवाज सुनकर रुक गया। उसकी निगाहें मुझ पर टिकी, जैसे परख रहा हो मैं सच में मुकर गया हूं या सिर्फ डर गया हूं। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और तटस्थ लहजे में कहा, कोई बात नहीं, निकालो मेरे 70 लाख रुपए। उसके शब्द पत्थर जैसे गिरे मेरे दिल पर। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू यूं गिरे जैसे बरसों से रुका हुआ दर्द अब पिघलने लगा हो। मैं खुद को मजबूत मानता था, हालातों से लड़ा था, जिंदगी के थपेड़े सहे थे, मगर आज टूट गया था, अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। मैंने एक बार फिर दोस्त की ओर देखा और रूखे स्वर में कहा, थोड़ा वक्त दे दो। इतनी बड़ी रकम एक रात में कहाँ से लाऊं? वो बिना किसी भाव के बोला, मेरे पास सिर्फ आज की रात है, या तो मेरी बात मानो या फिर 70 लाख का इंतजाम कर लो। उसके शब्द पत्थर की तरह गिरे मेरे दिल पर। मैं चुपचाप कुर्सी से उठा और बाहर निकल आया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मुझे किसी सुकून का एहसास नहीं हुआ। उल्टा ऐसा लगा कि जैसे हर सांस गले में अटक रही हो, जैसे हवा नहीं, कोई बोझ है जो अंदर जा रहा है। कैसे घर पहुंचा कुछ याद नहीं, बस पता चला कि घड़ी रात के 1 बजा रही थी। मैंने दरवाजे की घंटी दबाई। अंदर से सोनाली की आवाज आई, घबराए हुई, लेकिन प्यारी, कौन है? मैं हूँ, मैंने धीमी आवाज में कहा। फौरन दरवाजा खुला। वो सामने खड़ी थी, चिंतित आंखों से मुझे देखती हुई। आप कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। बस नजरें चुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे से सोनाली फिर पास आ गई। सौरभ, कुछ तो कहिए। क्या बात है? मैंने सिर थाम लिया। बस थोड़ा सर दर्द है। वो और करीब आए, बोली, खाना गरम कर दूं आपके लिए? मैंने सिर हिलाकर मना किया, खा लिया है मैंने। हालांकि सच तो ये था कि उस जगह खाने को बहुत कुछ था, लेकिन मेरा दिल और भूख दोनों दोस्त की बातें सुनकर मर चुके थे। सोनाली ने मेरी आंखों में झांका। उसकी आंखों में सवाल थे और मुझ में कोई जवाब नहीं। वो धीरे से बोली, सौरभ, झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे सब समझ आता है। आप कुछ नहीं खा पाए हो और मैं भी आपके इंतजार में बैठी थी। चलो साथ में खाना खाते हैं। यही तो बात थी सोनाली की।
वो बिना कुछ कहे मेरे मन की थाह ले लेती थी। शायद पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, दिल खुद ब खुद सुन लेता है। वो रसोई में गई और थाली में खाना लेकर आई, रोटियां, हरी मिर्च की चटनी और प्याज के कुछ टुकड़े। खाना सादा था, लेकिन उस वक्त वही सबसे खास लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, उसका प्यार, उसकी फिक्र और मेरी टूटती दुनिया को संभालने की एक कोशिश थी। मैंने एक नज़र थाली में रखे सादे खाने पर डाली और फिर नज़र उठाकर उस औरत को देखा, जो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी हमसफर, मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। सोनाली, जिसने हर मुश्किल वक्त में बिना किसी शिकायत के मेरा साथ दिया, जो हर दर्द को अपने चेहरे की मुस्कान में छिपा लेती थी। उसने कभी यह नहीं कहा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, बल्कि हमेशा चुपचाप मेरे साथ खड़ी रही। वो आज भी उतनी ही हसीन लग रही थी, उतनी ही पाक, जैसे कोई इबादत हो। जब उसने मुझे चुपचाप, गुमसुम बैठा देखा, तो खुद ही एक निवाला बना मेरे होठों तक लाया। बोली, खाना खाए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसका हाथ थामकर निवाला लिया, और जो खाना मेरे हलक से उतर नहीं रहा था, अब उस प्यार और ममता के साथ अंदर जा रहा था। उसने मुझे खुद अपने हाथों से खिलाया, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। खाना खाते खाते उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या कहा आपके दोस्त ने? मदद करेगा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर की लाज, ग्लानि और टूटन एक साथ उमड़ पड़ी। मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, नहीं। बात नहीं बनी। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी की लकीर उभरी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान थी। वो बोली, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। आप चिंता मत कीजिए। मेरे सब्र का बांध जैसे टूट गया। मैं उसका हाथ थाम कर बोला, वो कल ही पैसे मांग रहा है। मैं कहाँ से लाऊं? क्या करूं सोनाली? मेरे शब्दों में बेबसी थी, आंखों में नमी और दिल में घुटन। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरे पास बैठकर मेरा हाथ थामे रही, जैसे कह रही हो कि चाहे दुनिया छूट जाए, मैं नहीं छोड़ूंगी। सोनाली की बात सुनकर मेरी रग रग कांप उठी। वो कह रही थी, जो कुछ मेरे पास था, सौरभ, मैं सब बेच चुकी हूँ, अब देने को कुछ नहीं बचा। उसकी आवाज में जो सच्चाई और बेबसी थी, उसने मेरे सीने को चीर कर रख दिया। मैं वहीं ठहर गया, और जैसे ही उसके शब्द कानों में पड़े, मेरे दिमाग में फिर से दोस्त की बातें गूंजने लगीं। उसकी वो घिनौनी सलाह, वो गंदी सोच जो उसने बड़े फक्र से मेरे सामने रखी थी, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसे और क्या चाहिए? कर्ज चुकाने के लिए खजाना तुम्हारे पास है, उसे कैश करो, माला माल हो जाओगे। उस वक्त मेरा खून खौल उठा था। मैंने उसे घूरते हुए कहा था, तू होश में है? क्या बक रहा है? पर उसने अपनी वही नीच हंसी में जवाब दिया था, पूरे होश में हूँ दोस्त, और तारने वाले तार ही लेते हैं, पर्दा कोई भी क्यों ना हो। बस तुम सौदा मंजूर करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। फिर बोला, कर्ज की टेंशन खत्म, बस कुछ रातें तुम्हारी बीवी की, और बदले में तुम्हारी जिंदगी फिर पटरी पर आ जाएगी। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। उसकी बातें ऐसी थीं, जैसे किसी ने मेरे ज़मीर पर पत्थर मार दिए हों। मेरी पत्नी, जिसे मैंने इबादत की तरह चाहा, जो मेरी पूजा में लीन रहने वाली सोनाली थी, जिसे मैंने हमेशा सम्मान दिया, उसे बेचने की बात मेरे लिए ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये मेरी रूह को बेचने जैसा था। जैसे जैसे वो शख्स मेरी पत्नी को अपने घिनौने मंसूबों में शामिल करने की बात करता जा रहा था, मेरा खून खौलता जा रहा था। कितनी बेहयाई से वो कह रहा था, तेरी बीवी का हुस्न मेरे काम आएगा, और तुझे मैं अमीर बना दूंगा। अगर मैं कर्ज के बोझ से दबा हुआ न होता, तो उस वक्त उसका गिरेबान पकड़कर उसे वहीं खत्म कर देता। लेकिन शायद यही दुनिया का दस्तूर है, कर्जदार की कोई इज्जत नहीं होती, उसकी बात का कोई मोल नहीं होता। जो चाहे, जैसा चाहे, उससे कह देता है। रात भर इन्हीं विचारों ने मुझे मरोड़ कर रख दिया था। मुझे याद नहीं कब आंख लगी। सुबह अचानक मेन गेट पर जोर जोर से दस्तक हुई। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा तोड़ने पर आमादा हो। मैं और सोनाली घबरा कर उठ गए। हड़बड़ा कर मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही दोस्त पुलिस की गाड़ी के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि अजीब सी सख्ती और जीत का भाव था। पुलिस इंस्पेक्टर और 2 हवलदार साथ थे। उसने उंगली मेरी तरफ उठाकर कहा, यही है वो आदमी, मेरे लाखों दबा रखे हैं, दिवालिया हो गया है, कोई चुकाने की औकात नहीं, इसलिए इसे उठा लो, जेल में सड़ने दो। हवलदार आगे बढ़ा ही था कि तभी गेट के पीछे से सोनाली सामने आ गई। उसकी आंखें डरी हुई थी, लेकिन आवाज में दया और साहस था। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए मेरे पति को मत ले जाए। ये कोई धोखेबाज नहीं है, बस थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम एक एक पैसा चुका देंगे।
वक्त चाहिए, भरोसा रखिए। ये सुनकर मेरा दोस्त धीमे से मुस्कुराया, मानो कोई जंग जीत ली हो। उसने इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने तो इसे एक आसान रास्ता दिखाया था, लेकिन जनाब को अपनी खुददारी प्यारी है। अब ये तो कर्ज चुकाने के लायक ही नहीं रहा। इसके पास है ही क्या जो इसे और वक्त दूं? आप अपनी बात बताए बहन जी, क्या आप मेरी रकम चुका पाएंगी? सोनाली ने नम्र स्वर में कहा, मैं सिलाई करती हूँ, लोगों के कपड़े सीती हूँ। मैं हर महीने जितना बन पड़ेगा आपको देती रहूंगी, बस कुछ वक्त दीजिए। मेरा दोस्त अचानक तमतमा कर बोला, 70 लाख की बात हो रही है, 70,000 की नहीं। आप जैसे लोग सालों सिलाई करें तब भी ये रकम नहीं चुक सकती। इतना कहकर वह इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ, बस कीजिए, अब इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। ये सुनते ही सोनाली, जो अब तक घर के अंदर थी, दुपट्टे से चेहरा ढाके हुए बाहर आ गई। उसकी आंखों में दहशत थी, पर आवाज में करुण पुकार थी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, भगवान के लिए मेरे पति को जेल मत ले जाए। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, वक्त दीजिए हमें, हम कर्ज चुकाएंगे। मेरा दोस्त ठिठका, फिर कहने लगा, ठीक है, अगर ये मेरी शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। सोनाली ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आप क्यों नहीं मान लेते इसकी बात? कम से कम जेल जाने से तो बच जाएंगे। मैंने अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया, मैं वह शर्त कभी नहीं मान सकता। तुम्हें नहीं पता वो क्या चाहता है। मेरी आवाज में सख्ती थी, पर सोनाली समझ रही थी कि मैं टूट चुका हूँ। उसकी आंखें नम हो गईं, पर उससे मेरी बेइज्जती देखी नहीं जा रही थी। सोनाली की करुण गुहार पर मेरा दोस्त एक पल को ठिठका, फिर मुस्कुराते हुए पुलिसवालों की ओर इशारा किया। वे चुपचाप जीप में बैठे और वहां से चले गए। मेरा दोस्त मुड़ा और कहने लगा, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। उसकी आवाज में जीत का गुरूर था। हम तीनों घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन इस बार वह सीधा सोनाली से मुखातिब हुआ, मुझसे नजरें चुराकर। उसकी बातों में वही घिनौना लहजा था, वही घटिया सोच जो पहले भी सुन चुका था। बोला, मैं तो सौरभ को पहले ही समझा चुका था कि रास्ता सीधा है। मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मैं पैसे के मामले में बहुत खुदगर्ज हूँ, नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो अपनी नीचता पर शर्मिंदा नहीं था, बल्कि उस पर फक्र महसूस कर रहा था। सोनाली, जो अब भी दुपट्टे से चेहरा छुपाए थी, धीमी आवाज में बोली, आप बताए सौरभ को क्या करना होगा? मेरा दोस्त बेहुदा तरीके से मुस्कुराया और अपनी गंदी नजरों से सोनाली को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा खून उबल रहा है, जैसे रगों में अंगारे दौड़ रहे हों। मैं खुद को किसी तरह काबू में रखे खड़ा था। वह कहने लगा, सौरभ ने आपको बताया नहीं कि मेरी शर्त क्या थी? सोनाली ने चुपचाप गर्दन हिला दी। अब भी वह चेहरा पूरी तरह ढांके खड़ी थी, लेकिन उसकी कांपती हुई सांसें बता रही थी कि अंदर कुछ टूट रहा है। मेरा दोस्त आगे बढ़ते हुए बोला, देखिए, अगर आप चाहती हैं कि इसका सारा कर्ज माफ कर दूं, तो मैं इसे कारोबार के लिए एक मोटी रकम भी देने को तैयार हूं। बस इसके लिए आपको थोड़ा साथ देना होगा। इतना कहकर वह सोनाली की ओर बढ़ा। मैंने एक झटके में उसके आगे दीवार बनते हुए उसे पीछे धकेला। गुस्से से भरी आवाज में बोला, मेरी पत्नी कोई सौदा नहीं है, और नहीं मैं ऐसा मर्द हूं जो अपनी बीवी की इज्जत को किसी कीमत पर बेच दे। निकलो यहां से, चाहे जो करना हो कर लो, मुझे जेल भेजो या फांसी पर चढ़ाओ। मेरी आवाज में गूंज थी, लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था। सोनाली फफक कर रो पड़ी। वो कांपती हुई बोली, सौरभ, आप हैं तो मैं हूं। मुझे एक बार पूछ लेने दीजिए कि आखिर ये चाहते क्या हैं? मैंने सख्ती से कहा, तुम नहीं समझती यह आदमी क्या चाहता है। जो ये कह रहा है वो काम मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं करने दूंगा। लेकिन सोनाली आंखों में आंसू लिए धीमे स्वर में बोली, पर आप मजबूरी में हैं, और मैं आपको जेल के पीछे कभी नहीं देख सकती। वो कह रही थी और मेरी दुनिया बिखर रही थी। तभी मेरा वह नीच दोस्त धीरे से अपनी गंदी शर्त सोनाली के सामने रखता है। कुछ पल तो वह उसे नजरें गड़ाकर देखती रही, जैसे विश्वास ही न हो रहा हो। फिर उसने मेरी ओर एक नजर डाली, निगाहों में दर्द, बेबसी और एक सवाल था। मैं शर्म से नजरें नीची कर चुका था, जैसे जमीन में गड़ गया हूं। और फिर बिना कुछ कहे सोनाली वहां से मुड़ी और चुपचाप कमरे के अंदर चली गई। मेरा दोस्त जाते जाते कह गया था, अगर तुम्हारी बीवी मान जाए तो बताना, वरना अगली बार पुलिस को लेकर आऊंगा। वह चला गया, लेकिन मैं कमरे में नहीं गया। मैं बस वहीं बैठा रहा, शून्य में ताकते हुए, टूटे हुए इंसान की तरह। करीब 2 घंटे बाद सोनाली कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थी कि देखकर ही दिल कांप गया।
वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई और धीमे से बोली, आप अपने दोस्त को हाँ कह दीजिए। ये सुनकर मेरी सांस जैसे थम गई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सोनाली ऐसे जवाब देगी। मैंने कांपती आवाज में कहा, सोनाली, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? ये नहीं हो सकता। उसने मेरी ओर देखा, आंसुओं में भी एक दृढ़ता थी। बोली, मैं आपको जेल के पीछे नहीं देख सकती सौरभ, और सोचिए, अगर आप अंदर हो गए तो मेरे साथ क्या होगा? मैं अकेली, असहाय, क्या उस हालत में मैं महफूज रह पाऊंगी? सोनाली की बात सच थी। वो डर जो हर औरत को अकेले रह जाने पर घेर लेता है, उसने उसे झकझोर कर रख दिया था। और मेरी बेबसी थी कि मैं कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपनी रूह को नीलाम कर रहा हूं। मगर हालात ऐसे थे कि मजबूरी के आगे घुटने टेकने पड़े। मैंने भारी मन से फोन उठाया और दोस्त को कॉल किया। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। फोन के उस पार जैसे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बोला, समझदारी दिखाई सौरभ, वक्त रहते फैसला लिया है। अगले ही दिन उसने अपने ड्राइवर के हाथ एक बंद लिफाफा और एक होटल का पता भेजा जहां सोनाली को जाना था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब सोनाली चली गई, मैं बेचैन हो गया। अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फूट रहा था। इसलिए मैं भी चुपचाप अपना चेहरा ढककर, कपड़े बदलकर होटल की ओर निकल पड़ा। मेरे दोस्त ने कुछ रुपये एडवांस में भिजवाए थे, जो उसके ड्राइवर ने मुझे थमाए। मैंने उसी होटल में, उसी मंजिल पर, उसके कमरे के बराबर वाला कमरा ले लिया। वहां से गैलरी के रास्ते में दबे पांव उसके कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही मैंने झांक कर अंदर देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी सोनाली, जिसे मैंने हर हाल में पाक और मासूम समझा था, हंसते हुए मेरे दोस्त की बाहों में बैठी बातें कर रही थी। वो कह रही थी, मैं तो समझी थी कि अब कभी तुम्हें दोबारा देख भी नहीं पाऊंगी। सौरभ तो बहुत गैरत वाला आदमी है, इसलिए मुझे एक समझदार और भोली पत्नी का नाटक करना पड़ा, ताकि उसे मुझ पर शक न हो। मेरा दोस्त एक घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, देखा मेरी अक्ल का कमाल। उसका पैसा भी मेरा और बीवी भी। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मूर्ख समझता है कि उसके साथ धोखा हो गया, जबकि असल में खेल हमने खेला है। ये सब सुनते ही मेरे दिल में पुरानी बातें ताज़ा होने लगी, जब ये मेरे जीवन में एक शरीफ और मददगार दोस्त की तरह दाखिल हुआ था। हमारी फैक्ट्री थी, नाम उसका, लेकिन पैसा मेरा। मैंने लाखों की रकम कपड़े खरीदने में लगा दी थी। गोदाम कपड़े से भर गया था और योजना थी कि जल्दी ही बच्चों के कपड़े तैयार करके मुनाफा कमाया जाएगा। वो मेरे सामने बड़े बड़े ख्वाब खींचता था, सपने दिखाता था एक कामयाब बिजनेस के। लेकिन एक रात जब मैं गहरी नींद में था, उसका फोन आया। घबराए आवाज में बोला, सौरभ, जल्दी आओ, फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड लगी है आग बुझाने में। मैं हड़बड़ा कर उठा था। मेरे दोस्त ने रोते हुए मुझसे कहा, सारा माल जलकर राख हो गया है, अब तुम्हारा तो दिवालिया निकल गया है। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घबराहट से बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे सीने में असहनीय दर्द उठा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह मुझे अस्पताल ले गया और मेरी हालत को संभाला। जब मुझे होश आया तो सोनाली मेरे पास बैठी हुई थी और रोते हुए कह रही थी, आपका हॉस्पिटल बिल मैंने अपने जेवर बेच कर दिया है, आप ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा आराम करें। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह कह रहा था, जो माल जल गया उसमें तुम्हारा सामान तो था ही, लेकिन 70 लाख का माल हमने वहां से निकाल लिया था ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा हो सके, और वह भी आग की चपेट में आ गया है। अब वह आदमी पैसे मांग रहा है। मैंने कहा, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? वह बोला, ये तुम्हें ही सोचना होगा, क्योंकि ये नुकसान तुम्हारा ही है। मुझे अब पूरी सच्चाई का अंदाजा हो गया था। वह कबूल कर रहा था कि गोदाम में आग लगने से पहले ही वह माल निकाल चुका था, और वह जो माल जलकर खाक हुआ था वह पहले से ही खराब और बेकार था। ये सब उसने मेरे साथ धोखा करने के लिए किया था, ताकि मुझे फंसाकर मेरे सामने अपनी पत्नी के साथ मजे कर सके। उस समय मेरे पास मोबाइल था और मैंने चुपके से उसकी वीडियो बना ली। उसके बाद बिना किसी देर के मैं सीधे पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा।